अब क्या ईरान हार गया? ईरान का क्या कहना है सुनते हैं। मोहम्मद बघेर गालिबाफ स्पीकर हैं ईरान की पार्लियामेंट के। ما در مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی هستیم که همکاری‌های ایران با آژانس را تا زمانی که تضمین‌های عینی از رفتار حرفه‌ای این سازمان بین‌المللی نداشته باشیم متوقف کند. شرعی رهبر حکیم انقلاب ایران برای فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هیچ برنامه‌ای ندارد، اما دنیا به وضوح مشاهده کرد که آژانس انرژی اتمی به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نکرده و تبدیل به یک ابزار سیاسی شده است. चलिए साहब, अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये लोग इतने परेशान हैं ईरान की रिजीम से, फलाना ढिकाना, संसद लग रही है, पार्लियामेंट लग रही है, और आप दुनिया भर में इधर उधर बेचारे सैनिकों को मार रहे हैं। उनका क्या, वो तो आदेश पे चल रहे हैं, आदेश देने वाले तो यहाँ बैठे होते हैं। तो आपको कुछ करना तो यहाँ कर लो, वहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। नेता सब मिले हैं। खैर, तो लोग पूछ रहे हैं कह क्या रहे थे, ये तो बात सही, ये तो बताना ही भूल गया मैं। तो कह रहे हैं ईरान ने IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इससे सभी प्रकार के अपने कोऑपरेशन और संबंध खत्म कर दिए हैं। अब हम IAEA के कुछ नहीं मानेंगे, ना कोई कोऑपरेशन देंगे, ना हम उसके किसी नियम को मानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। उसी के तहत ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं आपकी चलती हैं। उन्होंने IAEA को ही कबाड़ कर दिया, कचरे के डब्बे में डाल दिया। गजब हो गया भाई। तो बात तो सही है ना। IAEA के रूल्स को अमेरिका ने कहाँ फॉलो किया? आपने तो बम मार दिया उस पर। तो ये तो IAEA के रूल्स के खिलाफ है। तो उसने पूरी तरह से कह दिया कि हमने स्क्रैप कर दिया। अमेरिका ने कहा नहीं हमने स्क्रैप। देखिए, कहने और नहीं कहने कितना फ़र्क है। नैरेटिव क्या ईरान के अगेंस्ट में जा रहा है कि IAEA को इसने स्क्रैप कर दिया, पर स्क्रैप तो एक्चुअली अमेरिका ने कर दिया पहले। पर अमेरिका कह नहीं रहा कि मैंने स्क्रैप किया। अमेरिका कहता नहीं, हम तो वी विल अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस। गजब है। पर चलिए, अमेरिका के लिए कोई सज्जन कुछ कह रहे हैं, उनकी सुनते हैं। बड़ा गजब है भाई। دیروز شنود کرد 500 نفر کشته داده بود، 200 نفرم مجروح، بالا بر 1000 نفر. درست. شاید هم با توجه به ورود آمریکایی ها، چون ما داشتیم فاتحه اسرائیل رو میخوندیم و داشت تمام میشد کار، ولی نباید پامون رو از خرخره ناتانیاهو و جنایتکاران صهیونیست برداریم. ضمن که دست ترامپ رو باید قطع کنیم. भाई साहब, ये टीवी पर चल रहा है, टीवी पर, और टीवी पर ये ईरान के साहब बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू का कंग की गुगा करेंगे और ट्रंप के हाथ कंग की गुगा करेंगे। समझ रहे हो आप? जो नए आए उनको समझ में नहीं आ रही हुई भाषा, लाइक कर लीजिए भैया, आप सबसे निवेदन है ना। तो ये टीवी पर चल रहा है सर, सोचिए आप, टीवी पर इस प्रकार की बातें, कंग की गुगा और ट्रंप के हाथ गुगा। अरे गजब हो गया। चलिए, साथ ही साथ कहते हैं जितने भी ज्यूज हैं उन सब का कंग की गुगा कर लोगे ऐसा? फिर सोच क्या रहे हो? और साहब, ईरान के जनरल हैं इब्राहिम जब्बारी, एडवाइज़र हैं IRGC के चीफ। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बातें लेकिन भाई साहब वही है, वो सड़क छाप, कमाल है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो ईरान का करें क्या? आओ, ईरान का क्या करें वो आपको समझाते हैं। अब तुम इनकी खूबसूरती मत देखने लगना, मुद्दे की बात इधर है, तुम लोग का दिमाग इधर चला जाता है। प्रॉब्लम ये, घुमाओ मुंडी अपनी इधर। हाँ, The president believes the Iranian people can control their own destiny. And what he said last night makes complete sense. If the Iranian regime refuses to come to a peaceful diplomatic solution, which the president is still interested in engaging in, by the way, why shouldn't the Iranian people take away the power of this incredibly violent regime that has been suppressing them for decades? And so our posture has not changed. Our military posture has not changed. These were decisive precision strikes that were successful on Saturday evening. But the president is just simply raising a good question that many people around the world are asking. The president believes the Iranian people can control their own destiny. गजब बात है साहब। तो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं अमेरिका के कि भाई ईरान के जो लोग हैं वो तो अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल कर सकते हैं।
हाँ, और बोल रहे हैं हम तो मार रहे हैं उन्हें यहाँ से, वो लोग इतना परेशान हैं, ईरान के लोग इतने परेशान हैं, तो वो पावर छीन क्यों नहीं लेते? इनको उठाकर फेंक दो, तख्ता पलट कर दो इनका। तो फिर आप क्या करोगे? आपसे नहीं हो पा रहा कुछ। आप वहाँ के लोगों से बोल रहे हो, आप तो इतने हमले करने की बातें कर रहे थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी ऐ कर देंगे, ऐसी ओ कर देंगे, टोटे टोटे कर देंगे, फिर क्या हुआ? कहाँ गए? ये बड़बोलापन बड़ा नुकसानदायक है भाई। तो कहते भाई ये खुद से कर लो रिजीम चेंज। समझ में आया गेट क्यों तोड़ा था? वो विपक्ष के नेताओं को बाहर नहीं निकाल रहे, वो रिजीम चेंज के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी देशद्रोह या यूं कहते हैं ना गृह युद्ध कराना चाह रहे हैं ईरान में, इसलिए वो दरवाजे तोड़े गए और सब बाहर निकल जाओ। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार से इन्होंने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, भाई आपको प्रॉब्लम है, आपको रिजीम चेंज कराना, तो संसद चल रही है ना, पूरा ही चेंज हो जाएगा। आप उन बेचारों से कह रहे हो जिनके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास तो इतना सब कुछ है, B2 बॉम्बर है, तो फिर आपने क्यों नहीं कर दिया रिजीम चेंज? कर देते ना आप रिजीम चेंज, क्यों नहीं कर नहीं पा रहे? कमाल है। रिजीम चेंज के बाद वही अफगानिस्तान जैसा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, आतंकी ग्रुप बनेगा और फिर US आके बैठ जाएगा। एब्सोल्युटली पर्पस यही है, और डे 1 से मैंने आपसे कहा था, डे 1 से। आज ये जो बात मीडिया में चल रही है सर, इसको मैंने पहले ही कह दिया था कि यही होने वाला, फाइनल यही होगा, रिजीम चेंज। Donald Trump, it's not politically correct to use the term regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why won't there be a regime change? MEGA, make Iran great again. शाबाश, ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति लिख रहा है रिजीम चेंज के लिए किसी दूसरे देश के लिए। सोचिए, और यही बात अगर कह दें आप तो क्या बवाल कटेगा। और ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रिजीम चेंज, जब ये युद्ध शुरू भी नहीं हुआ था उस समय मैंने आपसे कहा था इनका पर्पस सिर्फ एक है, मीगा। तो इजराइल में इनको रिजीम चेंज चाहिए। रिजीम मतलब अपना टट्टू चाहिए, अपना भाड़े का। भाई ये जो इनकी नहीं सुन रहा है बात, तो इनको अपना भाड़े का टट्टू चाहिए जो इनकी बात सुने, अमेरिका जो कहे वैसा ही करे, और तेल कुएं से लेकर तमाम सारी जो भी नेचुरल रिसोर्स है वो इनके हाथ में दे दे। ये तो गुंडागर्दी है भाई साहब, शुद्ध हिंदी में। हम ईरान का पक्ष बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि उसके कट्टरपंथी जो लीडर है, वर्तमान जो लीडर है, उसका तो बिल्कुल पक्ष नहीं लेते। ये रिजीम चेंज है, डेफिनेटली रिजीम चेंज की हम लोग भी चाहेंगे, हाँ रिजीम चेंज हो, ऐसा कट्टरपंथ ना हो कहीं, लेकिन ऐसा भी रिजीम चेंज ना हो कि जहाँ जो पपेट है अमेरिका का आके बैठ जाए, जैसा बांग्लादेश में उन्होंने किया। सो विल नॉट सपोर्ट दैट। ऑलराइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे साहब, लाठी तो अभी देखिएगा, वक्त बताएगा किसकी लाठी है। खैर, फिर क्या होता है? फिर जो है ईरान के जो ओरिजिनल वाले क्राउन प्रिंस थे वो आ जाते हैं, जिनको हटाकर खमेनी अपना शासन लेकर आया था। वो क्या कह रहे हैं सुने। It is clearer than ever. The Islamic Republic is collapsing. Credible reports indicate that Ali Khamenei's family and the family of senior regime officials are making preparations to flee Iran. The regime is on its last legs in towns and cities across the country. कहते हैं खमेनी की सत्ता गिर रही है, खमेनी भाग रहा है, उसके कमांडर भाग रहे हैं ईरान छोड़ छोड़कर। उफ। The military is fractured. The people are united. The foundation of this 46-year tyranny are shaking. This is our Berlin Wall moment. But like all moments of great change, it comes fraught with danger. We stand at a crossroads. One road leads to bloodshed and chaos. The other to a peaceful and democratic transition. पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कहकर हम गृह युद्ध करेंगे। ठीक है, ये शब्द है जो एक्चुअली इन्हीं को खमेनी ने भगाया था, और आज यही पलट कर वापस आ रहे हैं। अब उनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन का समय आ गया, लोग उठें, डेफिनेटली उठना भी चाहिए। हम तो बल्कि एक और चीज़ कहते हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन पहले हुआ था उसको रिवर्स करने का समय आ गया। समय आ गया ईरानियंस अपने ईरानी ओरिजिनल रूट्स को पहचाने, जो वो ज़ोरास्ट्रियन थे वो वापस ज़ोरास्ट्रियन बनने पर आए, क्योंकि पूरे विश्व पे जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं उन सबको पलने बढ़ने का अधिकार होना चाहिए, और जो जहाँ का मूल धर्म है, जो मूल उनकी भाषा है, जो उनका संस्कृति है, वो वापस लौटनी चाहिए। The difference in these two roads depends on one factor, and one factor alone: whether the current regime in Iran is allowed to survive. If the West throws the regime a lifeline, there will be more bloodshed and chaos, because this regime will not submit or surrender after it has been humiliated. It will lash out. As long as it is in power, no country and no people are safe, whether on the streets of Washington, Paris, Jerusalem, Riyadh or Tehran. तब इनको मौका मिल गया, और मौका भी बिल्कुल मिलेगा, यूएस की बैकिंग भी है कि भाई वो कह रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए जो अभी नहीं है, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको जस्टिस चाहिए, और ये सारी चीज़ें तब मिलेंगी जब इसका सत्ता परिवर्तन कर दोगे, जब खमेनी को उखाड़ कर फेंक दोगे।
अच्छी बात है। तो जो करना है जल्दी करो। हम लोग तो देख ही रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, हम लोग इंतज़ार में हैं। आपने नबी, बात सिर्फ ईरान पर नहीं है सर, सपने अमेरिका के बहुत बड़े हैं, और जब सपने औकात से बड़े हो जाएं तब उसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सेन ग्राहम साहब है और वो एक बड़ा नायाब आइडिया दे रहे हैं, कह रहे अरे आपने जो बम चलाए तो कुछ भी B2 बम्बर कुछ नहीं, उससे बड़ा B2 बम्बर हम चलाएंगे। कैसे? फाइनेंशियल B2 बम्बर। How does this affect Russia? I've got 84 co-sponsors for a Russian sanctions bill that is an economic bunker buster against China, India, and Russia for their brutal invasion, Russia's brutal invasion, a bunker buster against China, India, and Russia, economic bunker buster against China, India, and Russia. वाह क्या बात है, गजब। तो कहते हैं इकोनॉमिक बंकर बस्टर चाइना, इंडिया और रशिया के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। हैं? कैसे? बोले सैंक्शन लगाएंगे। नया सैंक्शन बिल लेकर आ रहे हो, ला तुम्हारे बाप में औकात है तो चलो, चाइना, इंडिया और रशिया तीनों पर बैन लगा दोगे, ठीक, ले आओ। अब मैं ग्राहम साहब से कहता हूं, अगर आप अपने असल बाप से पैदा हैं, माँ ने अगर गलतियां नहीं करी थी, आप इस बिल को लेकर आओ, पास कराओ। मेरा चैलेंज है आपको, ले आओ, जल्दी करो, पहली फुर्सत में। मजाक समझा है? कल सुबह टूथब्रश भी नहीं कर पाओगे, समझे? वो जो बैठते हो ना तुम सुबह सुबह जाके और जिससे पहुँचते हो, वो टॉयलेट पेपर भी नहीं मिलेगा तुम्हें कल सुबह। बोलो उतना, जबान उतनी निकालो कि दांत के बीच में कट ना जाए। और अमेरिका वो मूर्ख है, वो बड़बोला, सारे के सारे बड़बोले कम बखत, जिसके जो मन में आ रहा है बोल रहा है। तो चाइना, इंडिया और रशिया पर सैंक्शन लगाएंगे, लगा, जल्दी लगाओ, बिल लाओ। बोले इकोनॉमिक बंकर बस्टर, हाँ जल्दी, स्पीड में, देर काहे की? चाइना और इंडिया के अलावा आईफोन कहाँ बनता भाई, कोई मुझे बता दे। बनता तो मुझे भी बता देना, मैं एड्रेस जरा ढूंढूंगा। बात आईफोन की नहीं है, टॉयलेट पेपर तक आप चाइना का इस्तेमाल करते हो, आपके वो तक नहीं बनता। हाँ, क्या बात करते हो आप? ऐसी ऐसी चीज़ें, कॉफ़ी, भारतीय कॉफ़ी इस्तेमाल करते हो, पता भी है आपको? चलो इन सबको छोड़ो, आज मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। एक काम करो, तुम सैंक्शन लगा दो और हमारे 12.5 लाख करोड़ रुपए, 220 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हमें लौटा दो, जो हमने तुमको उधार दे रखे हैं। कर्जा है अमेरिका के ऊपर 12.5 लाख करोड़ का भारतीय रुपयों में, और 250 बिलियन डॉलर्स का अमेरिकी बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, अब ये कर्जा हुआ कैसे? सरकारी ट्रेजरी के जो बॉन्ड्स थे, भारत सरकार ने उनमें इन्वेस्ट किया, भारत ने उनमें इन्वेस्ट किया, वो पैसा उनके पास में है, तो हमें हमारा पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यही वो कारण है, बहुत समय से जो आप देख रहे थे ना, पूरा सोना जो है भारत वापस ला रहा था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बन रही थी कि आगे पीछे कुछ ऐसा नाटक नौटंकी होगी, क्योंकि युद्ध के समय में कब क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। तो अपनी अपनी पोजीशन पूरी कर लो। हम कहते हैं सरकार को पैसा भी निकाल लेना चाहिए, मौका भी है, दस्तूर भी है। रिसेशन है ही अमेरिका में, थोड़ा और आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, वैसे आप बोलना उचित नहीं है, क्योंकि अब वीज़ा मिलने से पहले आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनको भी देखा जाएगा, खंगाला जाएगा, वो न्यूज़ में भी हम बताएंगे। चाइना पाकिस्तान की होती रहे, हमारी कोई फील्ड सप्लाई इबादत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली उसको भी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतने ऑप्शन हैं सर, आज की तारीख में बहुत ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन से हम तेल ले रहे हैं। तो ये तो आदमी दिमाग से निकाल दे कि भारत में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अमेरिका को फ़र्क पड़ जाएगा, और अमेरिका ये दिखा रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, एक्चुअली खुद अमेरिका करवा रहा है ना। समझिए, धीरे धीरे उसका सारे तेल कुओं पर कब्जा होता चला जा रहा है। अब तेल को महंगा किया जा रहा है, समय समय पर महंगा बेचेंगे ना सर। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। चलिए, तो भाई सॉरी मैंने क्या कहा, 12.5 लाख नहीं, 20 लाख करोड़ होते हैं, 250 बिलियन डॉलर, 20 लाख करोड़ है भारत का अमेरिका के पास, राइट। चलिए, अब जो आप लोग बात कर रहे थे उस बात को लेकर ट्रंप आ गए, एवरीवन कीप ऑयल प्राइसेस डाउन, आई एम वॉचिंग, यू आर प्लेइंग राइट नाउ इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी, डोंट डू इट। अच्छा, तो ये अब अपने आप को सबका मास्टर समझने लगे, ये मालिक हैं और सब नौकर हैं। सब लोग सुन लो, नीचे रखो ऑयल की कीमतें, मैं देख रहा हूँ, और आप लोग दुश्मन के जैसा व्यवहार करो, दुश्मन के साथ में मिलकर। अच्छा जी, तो आपके कहने से ऑयल प्राइसेस होनी चाहिए, ओके, ऐसा ही होना चाहिए। आपको नहीं पता क्या? अच्छा चलो फिर से ले चलता हूँ, भूल जाते हो आप लोग, जो नए आए हैं उन्होंने तो एपिसोड भी नहीं देखा होगा। गद्दाफी को क्यों मारा था, वो एपिसोड याद है? रात को कोई आता है, उसने एक एपिसोड में बताया था गद्दाफी को क्यों मारा। गद्दाफी को मारने का कारण यही था कि गद्दाफी ने इन सबको एक कर दिया था, ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने लगा था कि कीमत इससे ज़्यादा, इससे कम में नहीं बेचेंगे, इसलिए गद्दाफी को उड़ा दिया था। कोई रिजीम चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। और आज अमेरिका, तब उस समय अमेरिका ने कहा नहीं था, आज अमेरिका खुलकर कपड़े उतार कर सड़क पर डांस कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस तो मेरे हिसाब से चलेंगी। क्यों भैया, आपके पास अपना ऑयल है, आप अपने ऑयल को बेचो। वेनेजुएला तो आपकी सुनता नहीं है, उसने तो आपको आंखें तारे रखी हैं, उसी से कंट्रोल करा लो। और मैं कहता हूँ भारत को वेनेजुएला से लेकर तमाम सारी जगहों से लेना चाहिए, भारत की बात भी चल रही है वेनेजुएला से ऑयल लेने की।
बदले में खाना देंगे ना, खाना बहुत है हमारे पास में। हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना क्यों बांटें? उसके पीछे का तर्क ये है कि ये इतना जो गेहूं है, चावल है, खराब हो जाता है पड़ा पड़ा, तो फ्री में भी दे देंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं है, वरना शराब वाले ले जाते थे। मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना है हम ये 80 करोड़ लोगों को जो फ्री दे रहे हैं, इसकी जगह हम इतना ही राशन हम बाकी देशों में देंगे ना, उसके बदले में हम तेल ले लेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो विचार थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है सरकार को। आप थोड़ी सी सोच बदलिए, देश बदलेगा। आपको याद दिला दें कि आपको www.nitinshukla.com पर जाना है। वहाँ को QR कोड मिलेगा, QR कोड को स्कैन कीजिएगा। लोग पेमेंट नहीं कर भाई, अपना पेमेंट खुद से अपनी जिम्मेदारी के साथ कीजिए, खुद से देख लीजिए कितने महीने से नहीं किया। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, अमाउंट भरने के बाद एड नोट पे जाकर अपना नाम और नंबर लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। आराम से तसल्ली से, जल्दी नहीं, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है ना। सोशल मीडिया के नाम से प्रोफाइल को क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल है, ध्यान से जुड़ जाएगा, बटन दबाइए और जुड़ जाइएगा। भारत के बारे में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।